विश्वविद्यालय इंदौर, ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर तापस कुमार दलपति, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस उज्जैन, वर्कशॉप की कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना पुरोहित, नेक प्रभारी एवं एचओडी भूगोल विभाग, डॉक्टर कुशल जैन, आईसीएससी प्रभारी, डॉक्टर राखी शुक्ला, डॉक्टर भक्ति चौरे मैडम, ऑर्गेनाइजिंग टीम की सदस्य। मैं आज की कार्यशाला यहाँ प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले हमारे आज के मुख्य ऑनरेबल वक्ता डॉक्टर तापस कुमार दलपति का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कार्यशाला का जो टॉपिक है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू। इसके पूर्व हमारी 3 दिन वर्कशॉप हो चुकी है, जिसमें पहले दिन डॉक्टर दीपक वर्मा, जिन्होंने रिसर्च रिपोर्ट पर काफी अच्छे से सबको समझाया था। सेकेंड डे हमारी कार्यशाला के ऑनरेबल स्पीकर थे प्रोफेसर वाईजी जोशी, जिन्होंने अपने शोध और अनुभव और उसकी चुनौतियों के बारे में काफी डिटेल से समझाया था। वर्कशॉप के तीसरे दिन प्रोफेसर कन्हैया आहूजा, जिन्होंने इन्फ्लेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर काफी चर्चा की। 3 दिन की कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण रही और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला। मैं आप सबकी आभारी हूँ। और हमारे बीच डॉक्टर प्रोफेसर तापस दलपति हमारे बीच है, जो कि एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस उज्जैन में है। सर ने काफी हमारे को समय दिया। इतने बिजी शेड्यूल में से मैं सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको अपने बीच पाकर आप लोगों के बीच उनके ज्ञान का अपार भंडार जो आपको मिलेगा, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बीच आने के लिए हमें हाँ कहा। और ऑर्गेनाइजिंग टीम की हमारी सदस्य डॉक्टर भक्ति चौरे मैडम से निवेदन करती हूँ कि वो ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर तापस सर का परिचय दें। डॉक्टर भक्ति चौरे मैडम। धन्यवाद सुधा कपूर मैडम। नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन श्री सिलावट सर, पैटर्न डॉक्टर सुमित्रा वास्केल मैडम, हमारी आईक्यूएसी की प्रभारी कुशल जैन मैडम और आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर तापस दलपति सर, हमारी वर्कशॉप की कन्वीनर और भूगोल विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना पुरोहित मैडम और हमारे विभाग की डॉक्टर राखी शुक्ला मैडम और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो वर्कशॉप है इसमें हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक मैडम ने आपको बताया कि जो रिसर्च मेथड्स हैं उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर हम लोगों ने चर्चा की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया है। सभी की जो रुचि है वो इसमें बहुत डेवलप हो गई है। तो ये आज हमारा 4th डे है और इस पर भी आज हमारे साथ डॉक्टर तापस दलपति हमारे साथ जो आज आए हैं, वो हमको कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड लिटरेचर जो रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू, उसके बारे में हमें आज जानकारी देंगे। सर अपनी चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं आपको सर का संक्षिप्त परिचय जो है वो देना चाहूंगी। सर एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही आप जो है वो एमपी जो जर्नल एसोसिएशन सोशल साइंस जो है उसके एसोसिएट एडिटर भी। साथ ही आपने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट जो किए हैं, जिसमें जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है उसके साथ, इसके अलावा यूएनडीपी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसके साथ और एमपी जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इसके अतिरिक्त काउंसिल ऑफ सोशल साइंस के साथ में भी आपने विभिन्न विषयों पर अपने 21 जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ ही सर जो है वो जिन रिसर्च एरिया पर अपना काम करते हैं उनमें ट्राइबल लैंड एलिएशन
है ना, एलियनेशन पर उन्होंने काम किया है। इसके अलावा ट्राइबल मूवमेंट्स और एग्रेरियन लेबर रिलेशन, उसके साथ ही चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज, इस पर भी सर ने काम किया है। इसके साथ ही सर की कई सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें है ट्रांसफॉर्मेशन इन द ट्राइबल एरिया इन मध्य प्रदेश और चेंजिंग पैटर्न ऑफ हिंदू मैरिज। इसके साथ ही डेवलपमेंट एंड डिसकंटेंट्स इन ट्राइबल इंडिया, ऐसे इसके साथ ही और भी कई सारी जो किताबें हैं सर की वो पब्लिश हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर ने अब तक जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर लगभग 24 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हुए हैं ना, और ये सब जो है वो हमको ये दिखाता है कि सर रिसर्च जो सोशल रिसर्च है उसमें कितना इंटरेस्ट रखते हैं। तो आइए मैं सर का स्वागत करती हूँ कि वो आए और अपना लेक्चर प्रारंभ करें। तापस सर, प्लीज आप अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम for a nice introduction of me. At the outset, I must thank the organizer for organizing 1 week workshop on research methodology in social sciences. और मैं माता जीजाबाई गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज इंदौर के जो आयोजक हैं, प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर सुमित्रा वास्कल मैडम, डॉक्टर कुशल जैन मैडम, पर्टिकुलरली डॉक्टर अर्चना पुरोहित और डॉक्टर सुधा कपूर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मौका दिया। जो मेरे 16-17 साल की जो रिसर्च जर्नी है उसमें जो भी मैं सीखा हूं, आज ये जो हमारा जो डिस्कशन सेशन है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, उसके दौरान हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं मेरा डिस्कशन शुरू करूं, मैं मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए। सर, इसमें मेरा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा, मेरा विंडो। 1 मिनट सर। एक मिनट में कोशिश कर रहा हूं। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ऑर्गेनाइजर का स्क्रीन मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। सर आप चाहें तो मुझे पीपीटी सेंड कर दीजिए, मैं यहाँ से आपकी स्क्रीन शेयर कर लूंगी। 1 मिनट में लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको भेजता हूँ। जी थैंक यू सर।
मैडम आपका मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? हेलो सर नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबल है, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है सर। यस सर, दिख रहा है ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। जी। चलिए हमारा आज का डिस्कशन सेशन शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस। और आज का जो विषय है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू। इससे पहले कि हम लोग आज की डिस्कशन में जाएं, तो मैं पहला सा ये प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का उद्देश्य क्या है। सेकेंडली, हाउ टू कलेक्ट एंड मैनेज लिटरेचर फॉर अंडरटेकिंग ए लिटरेचर रिव्यू। जो शोध कार्य में हम लोग जो साहित्य का पुनरावलोकन या साहित्य की समीक्षा करते हैं, उसके लिए हम लोग कैसे लिटरेचर कलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस डिस्कशन सेशन का, वो है द प्रोसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। जब हम लोग साहित्य की समीक्षा करते हैं किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए या थीसिस के लिए, उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चौथा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है आज की डिस्कशन सेशन का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए गुड लिटरेचर रिव्यू। एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या होना चाहिए और वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, इन व्हाट वे लिटरेचर रिव्यू इज हेल्पफुल फॉर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ए न्यू रिसर्च। जब हम कभी भी एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचते हैं या एक नया थीसिस शुरू करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा पूरा रिसर्च जर्नी को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए लिटरेचर रिव्यू कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इन द लास्ट we shall discuss upon some do's and don'ts while undertaking literature review के बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मैं इस पे आता हूं कि जब हम साहित्य की समीक्षा के बारे में रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, जब हम एक थीसिस लिखते हैं या एक रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, तब ये जो लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, इसका रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू is revisiting of available documents, both published and unpublished, on a researchable issue which contain information, ideas, data, and evidence in order to identify a research case. तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या हुआ। जब लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, उसमें हम लोग बोथ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड जो हमारे जो रिसर्च लिटरेचर है, चाहे वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, आइडियाज से रिलेटेड हो, डेटा से रिलेटेड हो या एविडेंस से रिलेटेड हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिविजिट करते हैं या उसको पढ़ते हैं। और उसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये रहता है टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। जो पूर्व में जो रिसर्च किए गए हमारे रिसर्च टॉपिक में, उसमें हम लोग पूर्व के लिटरेचर को एक गहन अध्ययन करके उस पर रिसर्च गैप निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, लिटरेचर रिव्यू स्ट्रेसेस आउट मेथोडोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी इन द प्रीवियस रिसर्च। जो भी पूर्व में अध्ययन हुआ है किसी भी विषय पे, उसमें कोई मेथोडोलॉजिकल कमी पेशी तो नहीं है, उसको ढूंढने के लिए हमको लिटरेचर रिव्यू मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम कोई नया रिसर्च प्रोजेक्ट करने जाते हैं, कोई नया थीसिस लिखने जाते हैं, तो हम सभी को एक सिनॉप्सिस लिखना पड़ता है, एक रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है। और उस रिसर्च प्रपोजल का एक महत्वपूर्ण जो इकाई वो होता है, वो लिटरेचर रिव्यू होता है। उस लिटरेचर रिव्यू के करके वहां से लिटरेचर गैप रिसर्च गैप निकाल के, वहां पे मेथोडोलॉजिकल कमी पेशी निकाल के, फिर हम ये कहते हैं कि एक नया रिसर्च की जरूरत है। तो उसके हिसाब से लिटरेचर रिव्यू का 3 महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहला जो कार्य है वो है टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप इन द प्रीवियस रिसर्च, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट द मेथोडोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी इन द प्रीवियस रिसर्च, एंड थर्डली टू जस्टिफाई आवर न्यू रिसर्च। अगर हम लिटरेचर रिव्यू की पर्पस के बारे में ध्यान दें, तो लिटरेचर रिव्यू का पर्पस ये है कि टू प्रोवाइड ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर योर रिसर्च। पूर्व में हम जिस विषय पे अध्ययन कर रहे हैं, उस विषय पे जितने भी स्टडीज हुए हैं, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको लिटरेचर रिव्यू देता है। सेकेंडली, इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द करेंट कॉन्टेक्स्ट
in which our research is derived. हमको एक ऐसा बैकग्राउंड देता है, हमको एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट देता है जिसमें हम लोग अपने रिसर्च के नए विषय के बारे में सोच पाते हैं। इसमें कंटेम्पोररी डिबेट भी शामिल हो सकता है या कोई कंटेम्पोररी इशू भी उसमें शामिल हो सकता है। तो आप लोग देखे होंगे कोई भी जो रिसर्च होता है, कोई भी जो सोर्स होता है, वो कहीं वैक्यूम में जनरेट नहीं होता, ऐसा ही वो जन्म नहीं ले लेता, उसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी है। उसके हो सकता है कि वो कंटेम्पोररी कोई सोशल प्रॉब्लम को हम लोग समझने के लिए वो स्टडी करते हैं। जैसे अभी चल रहा है आपकी फार्मर्स अनरेस्ट चल रहा है, तो अभी देखा जा रहा है कि जो अच्छे जर्नल्स हैं और जो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें फार्मर्स की जो डिफरेंट मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करना शुरू हो गया है। तो जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, अभी की जो कंटेम्पोररी सिचुएशन में हमारा जो रिसर्च है और जो पूर्व में रिसर्च हुआ है, उसके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों को लिटरेचर रिव्यू मदद करता है। इट इंक्लूड्स अ डिस्कशन ऑन रिलेवेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट व्हिच अंडरपिन योर रिसर्च। जिस विषय पे आप शोध कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डिफरेंट थ्योरीज हैं और जो कॉन्सेप्ट्स है, उसको समझने के लिए भी हमको लिटरेचर रिव्यू बहुत मदद करता है। उसके बाद जब हम सोशल साइंस में ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे ज्योग्राफी के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आपके इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो वो जो हमारा जो लेमन लैंग्वेज है, साधारण का जो टर्मिनोलॉजी उससे अलग है। तो जब हम एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं शोध के दौरान, जो उस रिसर्च सब्जेक्ट से संबंधित डिफरेंट जो टर्म्स हैं उसका मीनिंग हमको पता चलता है, उसका डेफिनेशंस के बारे में हमको पता चलता है और उस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन जानने के बाद वो उसको रिलेट करके हमारे रिसर्च जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, इट प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर ए कॉज फॉर व्हिच यू आर गोइंग टू अंडरटेक ए न्यू रिसर्च। जैसे कि मैंने बताया कि 3 महत्वपूर्ण कार्य है लिटरेचर रिव्यू का। पहला है टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप, दूसरा है टू आइडेंटिफाई द मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द प्रीवियस रिसर्च, और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि जो हमारा जो नया रिसर्च है, जिसके लिए हम लोग सिनॉप्सिस बना रहे हैं, जिसको लिए हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं, उसको एक सपोर्ट आपको देता है कि आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो रिसर्च गैप निकलने के बाद, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम निकलने के बाद आप अपने आप को जस्टिफाई करके कह सकते हैं कि जो प्रीवियस स्टडीज है उसमें ये रिसर्च गैप रह गया है, किसी के द्वारा इस विषय पे अध्ययन नहीं हुआ है या अध्ययन हुआ भी है उसमें कुछ मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये सब चीज को दूर करने के लिए एक नया रिसर्च करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से लिटरेचर रिव्यू को हम लोग जब करते हैं सोशल साइंस रिसर्च में, ये हमको रिसर्च गैप निकालने के साथ साथ, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स निकालने के साथ साथ हमको एक मुद्दा प्रदान करता है कि एक उस विषय पे हम लोग रिसर्च में आगे बढ़े। अगर हम सोशल साइंस रिसर्च में सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि बुक्स, जर्नल आर्टिकल्स वगैरह जो हमारा जो सोर्स है वो हमारा सोर्सेस ऑफ लिटरेचर है सोशल साइंस रिसर्च में। लेकिन अगर शोध की पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात करें, मेरे हिसाब से जो किताबें हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टेक्स्ट बुक, जो हम लोग BA MA लेवल पे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से जो डिजाइन होता है हमारे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। एक होता है रेफरेंस बुक, जैसे एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ सोशियोलॉजी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोनॉमिक्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ज्योग्राफी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैनेजमेंट या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस। बेसिकली थ्योरेटिकल क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रेफरेंस बुक को हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग डिक्शनरी भी कह सकते हैं। लेकिन शोध के पॉइंट ऑफ व्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पेशलाइज्ड बुक। स्पेशलाइज्ड बुक्स वो होते हैं जो कि एक रिसर्च बेस्ड बुक होते हैं। वो रिसर्च प्राइमरी डेटा से बेस्ड हो सकता है, सेकेंडरी डेटा से बेस्ड हो सकता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड जो बुक होते हैं वो रिसर्च बेस्ड बुक्स होते हैं। तो अब जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम लोग अपने थीसिस के लिए या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक भी हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए पढ़ रहे हैं
या लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं, हमको सिर्फ स्पेशलाइज बुक्स या फिर रिसर्च बेस्ड उसको बुक को ही आपको रिव्यू करना है और लिटरेचर रिव्यू में यही सब बुक्स का ही आपको रिव्यू को उसमें सम्मिलित करना है। दूसरा इंपोर्टेंट जो सोर्सेस होता है सोशल साइंस रिसर्च में आपकी लिटरेचर का है वो जर्नल आर्टिकल्स का है। आजकल बहुत प्रकार जर्नल प्रकाशित हो रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, और यह देखा गया है कि पर्टिकुलरली यूजीसी द्वारा जब से ये एपीआई सिस्टम का लागू हुआ है, हमारे मार्केट में बहुत सारे प्रेडिटोरी जर्नल्स प्रकाशित हो रहे हैं। प्रेडिटोरी जर्नल्स का मतलब है जो पैसे लेके अपना कुछ पैसे लेते हैं लेखक से अपना और उनका जर्नल आर्टिकल को प्रकाशित करते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इस प्रकार जर्नल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है शोध के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो मैं जितने भी स्कॉलर्स या जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि जर्नल आर्टिकल एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है लिटरेचर का, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आपको पढ़ना किसको है। मान लीजिए आप ज्योग्राफी के किसी भी एक सब्जेक्ट पे, ह्यूमन ज्योग्राफी पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, और ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी माइग्रेशन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको ये तय करना होगा कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में या सोशल साइंस में माइग्रेशन के ऊपर सुपर स्पेशलाइज जो जर्नल है वो कौन सा है, और वो जर्नल मस्ट बी पीयर रिव्यूड। उस प्रकार की पीयर रिव्यूड जर्नल को आप आइडेंटिफाई करके उस पीयर रिव्यूड स्पेसिफिक जर्नल को आप रिव्यू करके अपने थीसिस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सोशल साइंस में और एक बहुत बड़ा जो सोर्स होता है लिटरेचर का वो होता है जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं काम करता हूँ, मध्य प्रदेश समाज विज्ञान संस्थान। इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, पूर्व में जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनका सीरीज निकालते हैं, उनका एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्पेंडियम निकालते हैं। तो एज ए रिसर्चर आप उस एब्स्ट्रैक्ट को फॉलो करके उसको रिट्राइव करके आप अपने लिटरेचर रिव्यू को कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आईसीएसएसआर का जो सब्जेक्ट सीरीज है या फिर जो डिफरेंट एजेंसी द्वारा जो एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पेंडियम निकाला जाता है उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो रीडर्स को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने को मिलता है। तो मेरा आप सभी लोगों को, छात्रों को ये आग्रह है कि एब्स्ट्रैक्ट को आप पढ़िए और उसमें आप पढ़ने के बाद आपको लगता है कि वाकई वो आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उस पर्टिकुलर जर्नल आर्टिकल को ढूंढ के उस पर्टिकुलर जर्नल आर्टिकल को ही पढ़ के उसको रिव्यू कीजिए और एब्स्ट्रैक्ट को एज ए रिव्यू अपने थीसिस में मत शामिल कीजिए। उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ लिटरेचर होते हैं वो ग्रे लिटरेचर होते हैं, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में थीसिस सबमिट होते हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है, उनकी प्रोसीडिंग्स भी आपकी पब्लिश होता है। हमारे जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, जब रिसर्च किया जाता है तो रिसर्च करने से पहले मेथोडोलॉजी को तय करने के लिए हम लोग वर्किंग पेपर्स लिखते हैं और जो हमारे डिफरेंट पीयर्स है या आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस, उनको भेजते हैं रिव्यू के लिए। वो भी एक बहुत जरिया हो सकता है लिटरेचर को सर्च करने के लिए। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं, लेटर्स होता है, पर्सनल डायरीज होता है। अगर आपकी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव इसको स्टडी करने का है तो ये सब चीजों को भी आप अपने लिटरेचर रिव्यू में शामिल कर सकते हैं। और इसको ग्रे लिटरेचर इसलिए कहा जाता है कि ये सब जो लिटरेचर है उनका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर नहीं होता है, या फिर जर्नल भी जो होते हैं उनका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर नहीं होता है, इसलिए इसको ग्रे लिटरेचर कहा जाता है। आगे प्रेजेंटेशन में 2-3 मैं साधारण सी बात करूंगा, आप ये सब चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो लिटरेचर सर्च है वो सिस्टमेटिक और आसान हो सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि लिटरेचर सर्च करने के लिए हम लोग लाइब्रेरी विजिट करते हैं, और लाइब्रेरी का जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है और जो बुक्स की या जर्नल्स की जो कैटलॉगिंग सिस्टम है वो ओपेक के ऊपर पर्यवेक्षित है या फिर लिप्सिस सिस्टम के द्वारा वो संचालित होता है। लेकिन गए वो दिन जब हम लोग जब लाइब्रेरी विजिट करते थे तो सॉर्टिंग कार्ड्स होता था, कार्ड्स को हम लोग सॉर्टिंग करके किताबें ढूंढते थे। अभी लाइब्रेरीज का बिल्कुल ऑटोमेशन हो गया है, वो लोग
ओपेग और लिप्सिस का यूज करते हैं, और उसका यूज करके आप अपना जो कीवर्ड्स डाल के या ऑथर का नाम डाल के आप अपना लिटरेचर का सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज का जो युग है वो इंटरनेट का है, और बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस आजकल शोध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन एक्सेस वाला होता है, दूसरा पेड वाला होता है। जो ओपन एक्सेस जो बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस होते हैं उसको बिना पैसे दिए आप इंटरनेट के माध्यम से उसमें जाके किताबें और जर्नल आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस ऐसे हैं जैसे जेस्टर हो गया, एब्सको हो गया, ये कुछ पेड डाटाबेसेस हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी या फिर कॉलेज की लाइब्रेरी के जरिए इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें सुविधा यह है कि एक जगह पे आपको किताबें, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी प्रोसीडिंग्स, आपके जर्नल आर्टिकल्स सब मिल जाते हैं, और किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, इसमें सारा सोशल साइंस का जो है डेटाबेस है। इसमें आप इजीली उसमें जो चीज आप एक लाइब्रेरी में एक महीना बिता के आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस जैसे जेस्टर और एब्सको में आप जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो उसी वॉल्यूम का डाटा आप मात्र 1 या 2 दिन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो लिटरेचर कलेक्शन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आज फिर मैं बता रहा हूँ, आज का ये युग है इंटरनेट का है, और कुछ इंटरनेट से सर्च इंजिन्स हैं उसको यूज करके हम लोग लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर, याहू एटसेट्रा है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इंटरनेट में लिटरेचर सर्च कर रहे हैं तो आप प्लेन जो गूगल की जो सर्च साइट है उसको यूज ना करके गूगल स्कॉलर का जो एप्लीकेशन है उसको यूज कीजिए। गूगल स्कॉलर में आप सर्च करेंगे लिटरेचर तो आपको ज्यादा पीयर रिव्यूड और स्कॉलस्टिक आपको लिटरेचर मिल सकता है। उसके बाद आज की जो दुनिया है इंटरनेट से बेस्ट है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन डिफरेंट इश्यूज पे काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रही है, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट एनवायरमेंटल चेंजेस पे काम कर रहा है, कुछ इंस्टीट्यूट्स आपकी वीमेन पे काम कर रहा है, कुछ पॉवर्टी पे काम कर रहा है। तो जो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके वेबसाइट्स में अगर आप जाएंगे तो उनके द्वारा जो किए गए हैं जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं उनके वेबसाइट में उसमें आपको मिल सकता है, तो उसको भी आप डाउनलोड करके अपना लिटरेचर रिव्यू में उसको शामिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बात मैं करूंगा लाइब्रेरी की। हम लोग सब लोग आज भी लाइब्रेरी रिलेवेंट है, क्योंकि इंटरनेट में जितने भी हमको मटेरियल मिलता है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासिक्स होते हैं। ज्योग्राफी के कुछ ऐसे किताबें हैं जो क्लासिक्स हैं और वो सिर्फ आपको हार्ड कॉपी में मिल सकता है, वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिल सकता है। सोशियोलॉजी के कुछ पुराने स्टडीज हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हैं, जो क्लासिक्स हैं वो डिजिटलाइज नहीं हुआ है, उसको अगर पढ़ना है आपको तो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। तो जब लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो हमारा सर्च को कैसे हम सिस्टमेटिक करेंगे। एज ए रिसर्चर जब हम लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं हमको एक ब्लैंक माइंड में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि जिस विषय पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसका डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर क्या है। डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर एक लाइब्रेरी साइंस का एबीसीडी माना जाता है, और डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर के हिसाब से जो लाइब्रेरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। लाइब्रेरी का जो डिजाइनिंग होता है वो डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर के ऊपर परिवेशित होता है। तो इस डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर आपको अपना विषय का जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सोशल साइंस का जो डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर है वो 300 है। 301 सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के लिए है, 320 पॉलिटिकल साइंस के लिए, 303 इकोनॉमिक्स के लिए है, 340 लॉ के लिए है, 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, 650 मैनेजमेंट के लिए। और ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है, जैसे 301 सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी की है, लेकिन 305 जो है वो सोशल ग्रुप्स के लिए है। और सोशल ग्रुप्स के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है। सोशल ग्रुप के अंदर में भी जो 0.2 है वो एज ग्रुप के लिए है, 0.4 है वो वुमेन ग्रुप के लिए है, 0.5 जो है सोशल क्लासेस के लिए है, 0.6 जो है वो रिलीजियस ग्रुप्स के लिए है। मान लीजिए कोई अगर स्टडी करना चाहता है या चाहती है स्टडी ऑफ यूथ के ऊपर, तो उसका जो डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर हो जाएगा 305.23।
और ये जो डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर नेट पे भी अवेलेबल है, तो आप अपना विषय का डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर आप कोई स्मार्टफोन से भी ढूंढ सकते हैं। तो अब जब जाए लाइब्रेरी में सर्च करने के लिए, तो अगर आपके साथ आपके विषय का डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर होगा तो सीधे जाके आप लाइब्रेरियन से या असिस्टेंट लाइब्रेरियन से अपना शोध का विषय बता सकते हैं और अपना डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर बता के उनको कह सकते हैं कि इस डीडीसी क्लासिफिकेशन नंबर का किताब है या जर्नल आर्टिकल्स कहाँ मिलेंगे। तो आपको ये 2 या 3 अलमारी का नंबर बता देंगे तो इजीली आप पूरा लाइब्रेरी को बिना घूमे 2-3 अलमारी में पूरा समय बिता के उसमें अपना यूजफुल किताबें या जर्नल आर्टिकल आप ढूंढ सकते हैं। तो ये तो साइंटिफिकली कैसे लाइब्रेरी में हम लोग सर्च करते हैं इसके विषय में थोड़ा सा मैंने बात किया। उसके बाद आज की जो समय है, हमारा जो समय था शोध का बहुत कठिन था, क्योंकि हम लोगों को 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बिताने पड़ते थे पीएचडी करने के लिए, लिटरेचर ढूंढने के लिए, और 7-8 लाइब्रेरी रिपोर्ट ढूंढना पड़ता था। लेकिन थैंक्स टू इंटरनेट एंड बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस, तो आप लोग आज की जो स्कॉलर्स हैं बहुत इजीली लिटरेचर सर्च कर सकते हैं अपने सोशल साइंस रिसर्च में यूज करने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम उल्टा हो गया है, अभी आपके पास एम्पल लिटरेचर है, आपके पास लिटरेचर का कलेक्शन की कमी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास समय कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये चैलेंज है कि किसको पढ़ें और किसको छोड़ें। तो अब सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है कि आप अपना लिटरेचर रिव्यू करने के लिए एक विषय विशेषज्ञ के, जो आपकी सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, उनको आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ 21 या 22 किताबें हैं, तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सा है जिसको पढ़ा जाए। और आप अगर डाउनलोड कर लिए है, मान लीजिए 150 आपने जर्नल आर्टिकल डाउनलोड कर लिए हैं, तो आप 150 जर्नल आर्टिकल को पढ़ना मुश्किल है, तो उसके लिए आपको कोई ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट को जाना पड़ेगा जो कि बता सकते हैं कि कौन सा जर्नल आर्टिकल कौन सा इम्पोर्टेंट है आपकी रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आर्टिकल लिटरेचर कलेक्शन के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट या सुपरवाइजर को हमारा कंसल्ट करें लिटरेचर तक पहुंचने के लिए। उसके बाद जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं लिटरेचर कलेक्शन के लिए, तो हमारे लिए बूलियन लॉजिक का यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक टेक्निक आता है कोबोल्ट टेक्निक। चलिए थोड़ा सा बूलियन लॉजिक के बारे में बात करते हैं। जब हम इंटरनेट में सर्च करते हैं, तो अगर आप गूगल स्कॉलर में जाके पॉवर्टी इन इंडिया टाइप करेंगे, तो जहां जहां भी पॉवर्टी और इंडिया के शब्द मिलेंगे उस डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करके आपका इंटरनेट दे देगा। लेकिन आपको अगर यूजफुल लिटरेचर ढूंढना है तो आपको बूलियन लॉजिक का यूज करना चाहिए। बूलियन लॉजिक का पार्ट है फ्रेश सर्चिंग। जो भी विषय हम लोग किसी भी बिब्लियोग्राफी का डेटाबेस या गूगल स्कॉलर में ढूंढ रहे हैं, तो कृपया उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको यूज कीजिए। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के उसको अगर सर्च करेंगे, तो पॉवर्टी इन इंडिया का पूरा सेंटेंस जहां भी मिलेगा उसी जर्नल आर्टिकल को या उसी किताब को ही वो रिट्राइव करके आपको देगा। उसके बाद बुलियन सर्चिंग होता है, जिसमें हम लोग एंड और नॉट का यूज करते हैं। उसमें अगर पॉवर्टी इन इंडिया की आपको जर्नल आर्टिकल चाहिए, तो आप पॉवर्टी एंड इंडिया को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। और इस प्रकार से पॉवर्टी और इंडिया से, पॉवर्टी तो किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन पॉवर्टी और इंडिया से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं या किताबें हैं आपको रिट्राइव करके देगा। उसके बाद और जो होता है, एटलीस्ट वन टर्म इज प्रेजेंट। अगर आप ऐसे कोई ढूंढ रहे हैं, पॉवर्टी की कुछ पर्यायवाची शब्द आप यूज कर सकते हैं, पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन। तो उसमें क्या करेगा आपकी जो सर्च इंजन, पॉवर्टी या फिर सोशल एक्सक्लूजन जहां भी जिस डॉक्यूमेंट में होगा उसको आप रिट्राइव करके देगा। आप किसी एक टर्म को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो नॉट, जो बुलियन सर्चिंग है, नॉट को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप पॉवर्टी इन इंडिया का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश से रिलेटेड जर्नल आर्टिकल या किताबें नहीं चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, पॉवर्टी इन इंडिया माइनस मध्य प्रदेश, ऐसे लिखेंगे। तो पॉवर्टी इन इंडिया से रिलेटेड आपको जर्नल आर्टिकल मिलेगा, और
क्योंकि आप नॉट लिखा है पॉवर्टी इन इंडिया नॉट मध्य प्रदेश, तो आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो किताबें या जर्नल आर्टिकल आपके पास रिट्रैक्ट होके नहीं आएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट में सर्च कर रहे हैं एक साइंटिफिक और कम समय में सर्च करने के लिए ये सब चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद और एक शब्द का मैंने जिक्र किया था, स्नोबॉल सर्चिंग। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई नया विषय पे सर्च करते हैं तो हमको यूजफुल लिटरेचर मिलने में मुश्किल होता है। जब मैंने पहला स्टडी शुरू किया था एग्रारियन लेबर रिलेशनशिप को समझने के लिए मध्य प्रदेश में, तो मैंने बहुत लिटरेचर सर्च किया, लेकिन जितने भी लिटरेचर मुझे मिले वो मैक्सिमम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के था, क्योंकि और मैं सोशियोलॉजी का हूँ, तो मैं ये ढूंढ रहा था कि सोशियोलॉजी द्वारा लिखे गए जो आर्टिकल है या किताब है जो एग्रेरियन लेबर रिलेशंस को समझाते हो, उसको मैंने ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पहले ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जर्नल आर्टिकल मिला जो कि जर्नल ऑफ सोशल चेंज में 2006 में प्रकाशित हुआ था, जिसका ऑथर थे विकास रावल, और उसका टाइटल था एग्रेरियन लेबर एंड ऑन फ्रीडम सिटी वर्कर्स इन ए विलेज इन वेस्टर्न हरियाणा। उस जर्नल आर्टिकल को मैंने पढ़ा, और उसके जब मैं पढ़ा तो मैंने देखा कि उस जर्नल आर्टिकल में कुछ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें है। और उस जर्नल आर्टिकल को पढ़ते जब मैं उसके रेफरेंस पे देखा तो मुझे 3-4 जो सोशियोलॉजिस्ट का नाम मिले, जैसे टॉम ब्रास हो गया, सुरिंदर जोड़का हो गया, और आपकी जेन ब्रेमेन हो गए। तो ऐसे जो सोशियोलॉजिस्ट का नाम मिला, तो उस आर्टिकल को मैंने ढूंढना शुरू किया। जैसे टॉम ब्रास की जो आर्टिकल है क्लास स्ट्रगल एंड डिप्रोलाइजेशन इन एग्रीकल्चरल लेबर इन हरियाणा, आर्टिकल को मैंने ढूंढा और जर्नल ऑफ पिजन स्टडी में मुझे मिला। और जब उस आर्टिकल को मैंने पढ़ा तो उसके रेफरेंस में फिर और डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के जो आर्टिकल्स या किताबें का नाम मुझे मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक यूजफुल आर्टिकल या किताब अगर हमको मिलता है तो उसके रेफरेंस को यूज करके हम और महत्वपूर्ण यूजफुल किताबें या जर्नल आर्टिकल तक पहुंच सकते हैं और उसको रिव्यू करके हमारा लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन के दूसरे भाग में आ रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा कि जब हम किसी भी एक स्पेशलाइज्ड या फिर रिसर्च बेस्ड बुक को रिव्यू करते हैं या जर्नल आर्टिकल को रिव्यू करते हैं, उसका प्रक्रिया क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए शोध के लिए, रिसर्च के लिए। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं शोध के लिए या जर्नल आर्टिकल पढ़ते हैं, मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि कभी भी आप खाली हाथ किसी किताब को या जर्नल आर्टिकल को मत पढ़िए। आपके पास कॉपी और एक पेन या फिर आपके पास लैपटॉप या आपके पास एक टेप होना चाहिए। मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमको एक स्पेशलाइज किताब से या एक रिसर्च बेस्ड किताब से क्या क्या लेना होता है। हम लोगों को पढ़ते वक्त उस किताब का बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के बारे में नोट डाउन करना रहता है। उस किताब में कौन कौन से थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उसके बारे में हम लोगों को लिखना रहता है। हम लोगों को नोट डाउन करना रहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी क्या है उस किताब का, उस किताब में किस प्रकार की मेथोडोलॉजी और अप्रोच यूज हुए हैं। वो अगर एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है, एम्पिरिकल स्टडी है, तो उसका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, कितना सैंपल लेके उसको स्टडी किया गया था, उसका यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, और जो 4-5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके अगेंस्ट में फाइंडिंग्स क्या क्या है, और अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी आपको नोट डाउन करना होता है। तो आपको अगर एक स्पेशलाइज किताब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास ये 7 बिंदु वाला एक लॉग बुक होना चाहिए, एक खाका तैयार होना चाहिए। ये खाका अगर ब्लैक एंड व्हाइट में किताब में हो तो आपकी कॉपी में हो तो बहुत अच्छा है। आप अपना लैपटॉप में भी इस प्रकार का एक लॉग बुक बना सकते हैं। तो पहला स्पेशलाइज किताब लिया तो उसमें पढ़ते हम बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, एरिया ऑफ स्टडी, रिसर्च फाइंडिंग्स, ये सबको एक किताब को पढ़ने के समय एक विषय बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के बारे में आधा पेज, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट के बारे में आधा पेज, ऑब्जेक्टिव स्टडी के बारे में 4-5 बिंदु, एरिया ऑफ स्टडी जो भी यूज हुआ है उसके डिटेल्स। उसके बाद जो 4-5 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव को लेके ऑथर ने क्या क्या फाइंडिंग्स पाया है उस किताब में आपको लिखना रहता है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का एक लॉग बुक लेके आप पढ़ेंगे
तो आपका जो लिटरेचर रिव्यू का जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी किताब, एक स्पेशलाइज किताब जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू में होना चाहिए या रिसर्च बेस्ड किताब को पढ़ना चाहिए, अगर एक रिसर्च बेस्ड किताब 250 या 300 पेज का है और उसको पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते गए और वो किताब खत्म हो गया और आपके पास कोई भी क्लू नहीं है कि हमको किस चीज का नोट करना है, तो आपका जो पढ़ाई है वो बेकार हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी भी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं रिसर्च के लिए, शोध के लिए, आपके पास ये लॉगबुक होना चाहिए 7 बिंदु का, और उसके अगेंस्ट में जो भी किताब में लिखा गया है उसको आपको आधा पेज या एक के पेज के हिसाब से आपको उसको लिखना है। तो ये जब हम पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं किसी स्पेशलाइज किताब से, तो ये 7 बिंदु को लेकर हम लोग जब स्टडी करते हैं वो अमूमन आपका 10-12 पेज का हो जाता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि जब हम लिटरेचर रिव्यू को लिखते हैं अपने थीसिस में या रिसर्च प्रोजेक्ट में, उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ की गुंजाइश होती है। तो आप मुझे बोलेंगे उसके लिए ये 8-9 पेज या 7 पेज लिखने की क्या जरूरत है? ये लिखने की जरूरत है क्योंकि आप बड़ा लिखेंगे तो उसको आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप उसको छोटा लिखेंगे तो उसको बड़ा नहीं हो पाएगा बाद में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो हमारा पहला ड्राफ्ट बना था लॉगबुक यूज करके, जब हम पहले ड्राफ्ट बनाए थे, उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रिसाइज करेंगे, उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या क्या चीज रहेंगे, उसमें क्या क्या जो मुख्य बिंदु होगा आपके प्रिसाइज फॉर्म का लिटरेचर रिव्यू का, वो क्या होगा? फर्स्ट, प्रिसाइजली मेंशन द प्रॉब्लम एड्रेस इन द स्टडी। जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेके ये स्टडी किया गया उसके बारे में लिखिए। उसके बाद उस किताब, जो स्पेशलाइज किताब या रिसर्च बेस्ड किताब पढ़ रहे हैं, उसका क्या क्या उद्देश्य था, उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके बारे में हम लिखेंगे। एक छोटा सा नोट आप रिसर्च मेथोडोलॉजी जो यूज हुआ है उस किताब में उसके बारे में लिखेंगे, जैसे यूनिवर्स क्या था, उसका सैंपल साइज क्या था, कौन सी एरिया में स्टडी हुआ था, उसके बारे में लिखेंगे। और जो मेन उद्देश्य होगा उसके अगेंस्ट में जो फाइंडिंग्स होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, उसको भी आप संक्षिप्त रूप से आप नोट डाउन करेंगे। और उसमें उस किताब में अगर कुछ रिसर्च गैप आपको मिलता है या फिर कोई मेथोडोलॉजिकल कमी पेशी उसको निकलता है, तो उसको भी आप उसको प्रिसाइज फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो पहला ड्राफ्ट हमारा 6-7 पेज का डेवलप हुआ था, उसको आप 1 पेज में या आधा पेज में इसको आप ला सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जो लिटरेचर रिव्यू हम लोग लिखते हैं थीसिस में या प्रोजेक्ट में, तो उसमें तो एक पैराग्राफ की गुंजाइश होती है, तो आधा पेज क्या होगा? देखिए, ये आधा पेज को आपको हर एक स्पेशलाइज किताब जो 10, 15, 12 या आपको 20 जो स्पेशलाइज किताब को आपका जो सुपरवाइजर बताए हैं या फिर आपको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बताए हैं, पढ़े हैं, और सब चीज का आप एक 7 पेज का नोट डेवलप करेंगे, फिर इसको छोटा करेंगे, आधा पेज का यूज करेंगे। तो जब फाइनल लिटरेचर रिव्यू आप लिखते होंगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसे स्टडीज आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे किताबें आपको मिलेंगे जिसकी फाइंडिंग एक जैसे ही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फाइंडिंग्स को लिख के दोनों ऑथर का नाम एक साथ लिख सकते हैं, उनका किताब का नाम और उनका फाइंडिंग्स, और 2 ऑथर अगर एक जैसा बात कह रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में दोनों ऑथर का नाम लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम एक लॉगबुक यूज करके पहला ड्राफ्ट बनाते हैं और उसको अपने डिफरेंट फाइल उसको अलग अलग करके रखते हैं और फाइनली लिटरेचर रिव्यू हम लोग लिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो लिटरेचर रिव्यू हम शोध के लिए करते हैं उसका प्रोसेस क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि भाई रिसर्च टॉपिक तय हो जाता है, उसके बाद हम लोग लिटरेचर ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन शोध में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से लिटरेचर रिव्यू आपकी टॉपिक डिसाइड करने में भी हेल्प करता है, और आपकी जो टॉपिक डिसाइड होने के बाद आपकी ऑब्जेक्टिव्स, आपकी रिसर्च क्वेश्चन, आपकी हाइपोथेसिस, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपकी रिसर्च डिजाइन तय करने में भी आपको हेल्प करता है। इसलिए मेरा जो प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड रिव्यूज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि लिटरेचर रिव्यू बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा सोशल साइंस का रिलेवेंस इसलिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारा शोध शुरू होने से पहले हम लोग लिटरेचर रिव्यू ढंग से नहीं कर रहे हैं। हमारा कुछ विषय ऐसा है
के ऊपर हम लोग लगातार शोध करते जा रहे हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू का जो उद्देश्य ये है कि रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना। आप बिना रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किए हुए किसी भी रिसर्च टॉपिक को चुन नहीं सकते। तो मैं अभी डिस्कस करूंगा कि लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखिए, लिटरेचर रिव्यू एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है सर्चिंग का, रीडिंग और राइटिंग का। जब लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, हम ढूंढते भी रहते हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं और हम लोग लिखते भी रहते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है लिटरेचर रिव्यू का, वो है लोकेटिंग कलेक्शन ऑफ प्रीवियस स्टडी लिटरेचर एंड द इश्यू। किसी भी विषय पे पूर्व में किए गए साहित्य को ढूंढना सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना भी साहित्य मिला हमारे टॉपिक से रिलेटेड या विषय से रिलेटेड, उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। किस चीज के लिए? रिसर्च गैप ढूंढने के लिए। उसके लिए जो भी हमको लिटरेचर में मिला है उसको कैटेगराइज करना पड़ता है और उसको थीम वाइज हम रीडिंग करते हैं। सबसे पहला हम ये तय करते हैं कि अगर हमने एक विषय चुना है और उस विषय से बहुत सारे लिटरेचर हमको मिला, तो उस विषय में हम देखते हैं कि उस विषय अंतर्गत कौन सी इशू को अभी तक छुआ नहीं गया है या कवर नहीं किया है, और उस रिसर्च गैप को निकाल के उसको हम अपना रिसर्च टॉपिक बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टॉपिक तय हो जाने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर हम लोग सर्च करते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक से भी हम लोग जो थीम्स है, थीम वाइज हम लिटरेचर रिव्यू को एनालाइज करते हैं और उस थीम को हेडिंग और सब हेडिंग देके हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम अपना जो रिव्यू है, जैसे मैंने बताया, लॉगबुक यूज करके हम लोग पहले यूज करके हम लोग 7 बिंदु को सामने रखते हुए रिव्यू करते हैं। पहला एक बड़ा ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद हम इसको प्रिसाइज रूप देते हैं, आधा पेज में लाते हैं, फिर अपने थीसिस में आते आते एक पैराग्राफ का हो जाता है और उस लिटरेचर रिव्यू को हम अपना थीसिस में या अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में उसको एक पब्लिक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम लोग उसको अपने थीसिस में उसको जगह देते हैं और उसके बाद हमारा जो लिटरेचर रिव्यू उसका फाइनलाइजेशन होगा। अब देखिए, जब हम लिटरेचर रिव्यू अच्छे से करते हैं, सिस्टमेटिकली करते हैं, तो उसमें हमको क्या क्या मिलता है, जो आउटकम्स लिटरेचर रिव्यू का वो क्या है, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की मैं बात कर रहा था वो वही है। सबसे पहले तो लिटरेचर रिव्यू हमको रिसर्च गैप दे रहा है, क्योंकि रिसर्च टॉपिक चुनने के लिए भी हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं। दूसरी बार जब टॉपिक मिल गया, उससे रिलेटेड हम लोग एक गहन लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो हमको लिटरेचर रिव्यू से अपना रिसर्च प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग अपना रिसर्च क्वेश्चन तय कर पाते हैं और वो रिसर्च क्वेश्चन जब मिलता है तो रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एक रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, एक मेथोडोलॉजी बनाते हैं। वो भी सब चीज आपको लिटरेचर रिव्यू के द्वारा आपको गाइडेड होना पड़ता है। आप सोचिए कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू ढंग से नहीं किए अपने रिसर्च में, तो आपको आपकी टॉपिक डिसाइड करने में, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करने में, आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने में, आपके रिसर्च क्वेश्चन बनाने में, आपके हाइपोथेसिस बनाने में या फिर रिसर्च डिजाइन या मेथोडोलॉजी बनाने में भी आपको मुश्किल आ सकती है। और अगर आप ऑनेस्टली लिटरेचर रिव्यू किए हैं किसी भी विषय पे, आप किसी भी बड़े जगह जाके अपने सिनॉप्सिस को या अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को डिफेंस कर सकते हैं और वो रिसर्च प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या आपकी जो सिनॉप्सिस वो किसी भी यूनिवर्सिटी में वो पास हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये जो प्रोसेस के बारे में। मेरा एक स्टडी का मैं एग्जांपल देके बात करता हूँ। सबसे पहले हमको बोला गया था ICSR द्वारा कि जो मैरिज पार्टनर सिलेक्शन प्रोसेस है हिंदू मैरिज में मध्य प्रदेश में, उसको लेके आप एक स्टडी कीजिए। और हमको टॉपिक नहीं बताया गया था, विषय बताया गया था, इस विषय पे आपको काम। तो ये जब विषय हमको मिल गया, इस विषय में हमने लिटरेचर रिव्यू करना शुरू किया। तो मैरिज पार्टनर सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने जब मैरिज पार्टनर सिलेक्शन प्रोसेस इन मध्य प्रदेश से लिटरेचर सर्च किए सोशियोलॉजी में, तो हमको मिला है कि जो मैरिज जो सिलेक्शन होता है, जो पार्टनर सिलेक्शन होता है हिंदू मैरिज में, उसमें बहुत सारे एजेंसियां काम करती है। जैसे हमारा
परिवार नातेदारी का जो नेटवर्क होता है, रिलेटिव्स का नेटवर्क होता है, वो इन्वॉल्व होते हैं। कुछ मैरिज ब्यूरोज है, वो इंडिविजुअल मैरिज ब्यूरो हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैरिज ब्यूरो होता है, वो वर वधु चयन करने में हेल्प करते हैं। और कुछ जगह हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वर चाहिए वधु चाहिए के नाम से, और अपना पार्टनर सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ मैट्रिमोनियल पोर्टल्स हैं जो जैसे भारत मैट्रिमोनी.com है, शादी.com है, इस प्रकार का भी जो एजेंसीज हैं यूज होता है मैरिज पार्टनर को सिलेक्शन करने में। उसके बाद कुछ कास्ट पुस्तिका होता है, जैसे पाटीदार लोगों का या माहेश्वरी लोगों का जो कास्ट पुस्तिका होता है, कास्ट का रजिस्टर होता है, उसमें जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और ग्रूम का नाम होते हैं, वर वधु का नाम होते हैं, और सारे परिवारों में वो सर्कुलेट होता है, और वो इंफॉर्मेशन लेके फिर जो जिसको जो पसंद है उनको फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर शादी के लिए वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ पिछले 1 दशक से एक प्रचलन सामने आया है जो परिचय सम्मेलन का, जो आप जो कास्ट मेलास देख रहे हैं, पर्टिकुलरली मालवा में एक पर्टिकुलर सीजन आता है, तो बहुत सारे परिचय सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपकी क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का, पाटीदारों का और डिफरेंट समाजों का परिचय सम्मेलन होता है। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर ब्रॉड टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू करके मैंने लिटरेचर रिव्यू किया और ये सब सारे लिटरेचर को पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये जो किन नेटवर्क है, मैरिज ब्यूरोज है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है, मैट्रिमोनियल पोर्टल्स हैं, या कास्ट पुस्तिका के ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं पूर्व में, लेकिन परिचय सम्मेलनी या कास्ट कला के ऊपर कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। तो मेरा जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया बाद में, ये सब करने के बाद मेरा जो टॉपिक तय हुआ वो है स्टडी ऑफ परिचय सम्मेलन मध्य प्रदेश। मेरा ब्रॉड टॉपिक क्या था? मैरिज पार्टनर सिलेक्शन था, लेकिन लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मैं रिसर्च गैप निकाला। बाकी सारे एजेंसीज के ऊपर तो काम हुए थे, लेकिन परिचय सम्मेलन के ऊपर काम नहीं हुए थे। तो मैं लिटरेचर रिव्यू करके सबसे पहले मेरे टॉपिक को फाइनलाइज किया। वो फाइनल टॉपिक क्या हो गया? स्टडी ऑफ परिचय सम्मेलन ऑफ मध्य प्रदेश हो गया। फिर जितने भी लिटरेचर अवेलेबल थे परिचय सम्मेलन के ऊपर, उसमें भी मैंने कुछ कैटेगरी देखा, कुछ सब एजेंसीज या सब कैटेगरीज मुझे मिला। उस जो भी पहले काम हुए थे, कुछ तो जो मेजर वर्णा है, ब्राह्मणों की परिचय सम्मेलनी या क्षत्रियों की परिचय सम्मेलनी हुआ था। कुछ सबकास्ट लेवल पे माहेश्वरी लोगों का परिचय सम्मेलनी या पाटीदार लोगों का परिचय सम्मेलन के ऊपर काम हुआ था। कुछ रीजन के लेवल पे, जैसे इंदौर में महाराष्ट्रियन लोगों का परिचय सम्मेलनी होता है, या फिर आपकी तेलुगु लोगों का होता है साउथ में। एक जो डायस्पोरा होता है वो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो अपना परिचय सम्मेलनी भाषाई आधार पे वो कर रहे हैं। और कुछ परिचय सम्मेलनी जैसे एज के जो हिसाब से जो रात में, या कुछ अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो दिव्यांगजन है उनका भी परिचय सम्मेलन हो रहा है। तो जितने भी लिटरेचर ये परिचय सम्मेलन के ऊपर था, उसको मैंने क्या किया, सब कैटेगराइज किया और सब थीम वाइज उसको तोड़ दिया, और जहाँ जो भी स्टडीज हुए हैं उसको एक के बाद एक उसको एनालाइज किया। और उसमें जो मैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है मुझे सामने आई, तो मुझे मेन जो मैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स था, जितने भी ये स्टडीज हुए परिचय सम्मेलन का, वो मैक्सिमम एक सर्वे और जर्नलिस्टिक राइटिंग के लिए हुआ था, उसमें गहन शोध नहीं किया गया है। तो ये मैथोलॉजिकल इनकॉन्सिस्टेंसीज देके फिर मैं बोथ आपकी सोशल सर्वे और एथनोग्राफिक एनालिसिस यूज करके मैं अपना स्टडी को आगे बढ़ाया। मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय होता जा रहा है धीरे धीरे। ये ऐसे ही है, इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक ब्रॉड टॉपिक से रिसर्च टॉपिक को चुना जाता है, और रिसर्चेबल टॉपिक को जब हम चुनते हैं उसको भी सब कैटेगराइज करके सब थीम वाइज हम लोग लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू के लिए जो रीडिंग स्ट्रेटेजी हमारे क्या होना चाहिए इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। अभी मैं जो बात कर रहा था आपको कि जो मेरा जो रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू करने का जो पैमाना है वो डिटेल्ड है। आपको स्पेशलाइज किताब पढ़ना है, आपको जर्नल आर्टिकल पढ़ना है, और सबसे बड़ा चैलेंज इस प्रक्रिया में ये है कि आपको ये देखना है कि हमारे लिए, हमारे रिसर्च के लिए कौन सा किताब बहुत ही रिलेवेंट है और उसका रिलेवेंसी कैसे आप पता करेंगे। उसके लिए आपकी रीडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। पहले एक सर्वे होना चाहिए। एक किताब को देखे सर्वे करते हैं ना, हम जो प्रीफेस पढ़ते हैं, पीछे जो आपकी जो ब्लॉग मटेरियल होता है उसको स्टडी करते हैं।
उसके बाद थोड़ा सा हमको पता चलता है कि ये किताब की टाइटल और जो प्रीफेस या जो ब्लॉक मटेरियल पढ़ते हैं, हमको थोड़ा पता चल जाता है रिसर्च किस बारे में। कभी कभी इतना पढ़ने के बाद भी हमको पता नहीं चलता है कि रिसर्च जिस विषय पे ये रिसर्च किया गया है ये एम्पिरिकल रिसर्च बेस्ड है कि नहीं और रिसर्च बेस्ड किताब है कि नहीं। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है। इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस किताब का बैकग्राउंड क्या है, किस संदर्भ में वो किताब लिखा गया है, वो रिसर्च बेस्ड किताब है कि नहीं, आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। अगर उसमें भी आपको पता नहीं चलता है, दूसरा चैप्टर में आप जाएंगे तो अगर रिसर्च बेस्ड किताब होगा तो जरूर उसमें आपको लिटरेचर रिव्यू मिलेंगे। लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, मेथोडोलॉजी मिलेगा और उसके बाद आप कंक्लूजन में चले जाइए। इस प्रकार से अगर 250 पेज का किताब है तो आप 15-20 पेज पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो पर्टिकुलर किताब आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। जब तय हो जाएगा वो आपके लिए यूजफुल है, उसको फिर आप डिटेल पढ़ के आप जो 7 बिंदु मैंने बताया था लॉगबुक यूज करके आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो हमारा जो रीडिंग स्ट्रेटेजी है उसको सटीक और लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए इस प्रकार का स्ट्रेटेजी हमको अपनाना पड़ता है। दूसरी बात आ जाता है लिटरेचर रिव्यू में जो लिखने का प्रक्रिया वो कैसा होना चाहिए। लिखने का प्रक्रिया तो लॉगबुक के हिसाब से होगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और लिखते हैं तो इस प्रोसेस को कैसे हम लोग डील करें। देखिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक किताब को हमने आज पढ़ा तो ये माना जाता है कि कल हमको ओनली 16% याद रहता है, बाकी सब चीजें हमारे दिमाग से इरेज हो जाता है। तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए मेरे द्वारा जो अब स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है वो है एनोटेटिंग का। जब भी कभी मैं एक किताब खरीदता हूँ या फिर फोटोकॉपी करता हूँ उसमें जो 7 बिंदु है लॉगबुक है उसके लिए मैं अलग अलग कलर तय कर लेता हूँ। मैं ये तय कर लेता हूँ कि जहां जहां भी आपकी स्टडी एरिया के बारे में बात हुआ इसको मैं ब्लू कलर में हाईलाइट कर लूंगा। ऑब्जेक्टिव्स जहां जहां भी जिक्र हुआ उस किताब में मैं उसको पर्पल कलर में हाईलाइट कर लूंगा। मेथड्स ऑफ मेथोडोलॉजी जहां भी यूज हुआ होगा उसको रेड कलर में हाईलाइट कर लूंगा। कॉन्सेप्ट यूज जहां भी यूज होगा, जहां के डिस्क्रिप्शन हुआ उसको मैं ग्रीन कलर में यूज कर लूंगा। फाइंडिंग्स को मैंने पिंक कलर में हाईलाइट कर लूंगा। ऐसे आपको क्या करना होगा 4, 5 या 7 हाईलाइट, क्योंकि 7 बिंदु है, 7 बिंदु में हमको हाईलाइट करना है तो 7 बिंदु के लिए 7 हाईलाइटर आप यूनिवर्सली चूज कर लीजिए और उसको यूनिवर्सल रखिए। और अगर आपको 12 किताब पढ़नी है जहां जहां भी स्टडी एरिया का जिक्र हो रहा है उसको ब्लू में हाईलाइट कीजिए, जहां जहां भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है वहां आप पर्पल में इसको हाईलाइट कीजिए, जहां जहां में फाइंडिंग्स आ रहा है उसको आप पिंक में हाईलाइट कीजिए। तो हाईलाइट कर लेंगे तो दोबारा उसको आप जब रिविजिट करेंगे जहां जहां हाईलाइट हुआ है उसको ही आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई लाइब्रेरी से किताब अगर लाए हैं तो इस प्रकार नहीं हो सकता। हाँ, लाइब्रेरी से अगर आप किताब बोरो किए हैं तो इस प्रकार से हाईलाइट नहीं हो सकता। लेकिन अब आज के इंटरनेट के युग में बहुत सारे ई बुक्स अवेलेबल है जो कि पीडीएफ में आते हैं और बहुत सारे पीडीएफ राइटर ऐसे आते हैं जिसमें हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक यूनिवर्सल कलर फ्रेमवर्क यूज करके आप अपने किताब को हाईलाइट कर सकते हैं या आपकी पीडीएफ फॉर्म में जो ई किताब है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोबारा उसको जो पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में उसको आसानी होगी और उसको आपको जो आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे उसके लिए समराइज करने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो डिफरेंट एजेंसीज ऑफ मैरिज है और डिफरेंट प्रकार के जो परिचय सम्मेलनी है, कास्ट का हो गया, सब कास्ट का हो गया, आपका एरिया वाइज या लैंग्वेज वाइज हो गया, दिव्यांगों का हो गया, उसके थीम वाइज मैंने लिटरेचर रिव्यू किया। और जब आप एक डेस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिजाइन यूज करने जा रहे हैं अपने रिसर्च में, तो जो जितने भी आपकी रिसर्च के विषय उसमें सब थीम है या सब कैटेगरी है उसको एक के बाद एक यूज करके आप उसको हेडिंग और सब हेडिंग बना के आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिसर्च डिजाइन एक्सप्लेनेटरी है, आप किसी भी रिसर्च से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप एजुकेशन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं माल न्यूट्रिशन, तो एजुकेशन और माल न्यूट्रिशन को एक साथ जोड़ के जहां जहां भी जिक्र हुआ इस टाइप से
आप 2 वेरिएबल में एक साथ लेके एक पैटर्न नोट आप डेवलप कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं, एक तो सब थीम वाइज लिख सकते हैं या थीम वाइज लिख सकते हैं, या दूसरा पैटर्न नोट डेवलप कर सकते हैं। 2 कॉन्सेप्ट का जो इंटरसेक्शन है उसको यूज करके आप हेडिंग बना के उसको लिख सकते हैं। तो दो हिसाब से आप अपना जो नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी है वो लिटरेचर रिव्यू के लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि अगर एक रिसर्च बेस्ड बुक मिला है आपको, तो उसको अगर आपको कहीं एज ए बुक रिव्यू छपवाना है, ये थोड़ा सा मैं मेरे टॉपिक से इधर जाके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं और लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि कोई एक नया किताब को अगर पढ़ रहे हैं, आप रिव्यू कर रहे हैं, तो उसका जो लिखा गया बुक रिव्यू है वो किसी जर्नल में स्थान मिल सकता है उसको, बशर्ते उसको आप सिस्टमेटिकली करें। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका है, पहले तो आप एक अपने रिसर्च से, अपना विषय से रिलेटेड कोई नया किताब आप लीजिए, देखिए कि वो रिसर्च बेस्ड किताब होना चाहिए। उसके बाद उसको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे चैप्टर में आपकी लिटरेचर रिव्यू और ऑब्जेक्टिव्स होंगे और मेथोडोलॉजी होंगे। तीसरे से लेके अगर 6 चैप्टर है, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा चैप्टर आपकी डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको मेट करने के लिए वो डिस्कशन हुआ होगा। तो जब आप किताब पढ़ेंगे, अब किताब के फ्लो के साथ आपको पढ़ना होगा, और आप जैसे कि मैंने बताया कि आप लॉगबुक यूज करके 7 बिंदु यूज करके उसको जो रिलेवेंट पॉइंट को उसको आप पढ़ सकते हैं और चैप्टर बाय चैप्टर एक नोट डेवलप करेंगे। तो जब आप पहला रीडिंग करेंगे, नोट टेकिंग करेंगे, तो आपका जो पहला ड्राफ्ट है हो सकता है कि 6-7 पेज का हो गया, क्योंकि आप वो लॉगबुक को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये जो किताब का जो फ्लो होगा, उसी फ्लो में आप एक बुक रिव्यू किसी को जर्नल के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि उनके पास एक वर्ड लिमिट रहता है। तो उसको क्या करना होगा कि अपने हिसाब से उस किताब की फ्लो को अल्टर करते हुए एक बुक रिव्यू आपको अपने लैंग्वेज में, अपने रेशनल के हिसाब से, अपने स्टाइल में डेवलप करना होगा। ज्यादातर जो जर्नल्स होते हैं लगभग 2500 वर्ड तक बुक रिव्यू एक्सेप्ट करते हैं। कोई जर्नल जो है 1500 वर्ड्स तक भी बुक रिव्यू मांगते हैं। तो जिस जर्नल का जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट है, आप एक सिस्टमेटिकली रिव्यू करके आप जर्नल के पास भेज सकते हैं। और आजकल ये माना जाता है कि जिस स्कॉलर का जितना बुक रिव्यू छपता है वो उतना ही सीरियस स्कॉलर है या सोशल साइंटिस्ट। तो आप बुक रिव्यू अपने रिसर्च के लिए कर सकते हैं और साथ साथ एक पब्लिकेशन के लिए भी बुक रिव्यू किसी जर्नल के पास भेज सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, और अब हमारे पास और 15-20 मिनट का समय है, तो मैं अभी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू इन ए रिसर्च और थीसिस। जब हम एक थीसिस लिखते हैं, उसमें जो साहित्य की समीक्षा का जो अंश होता है, या एक हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हैं किसी फंडिंग एजेंसी के लिए, उसके जो लिटरेचर रिव्यू नामक का एक कैप्शन रहता है, उसको आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में अभी मैं डिस्कस। सबसे पहले तो लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसमें आप ये लिखेंगे कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, क्या वो क्रोनोलॉजिकल है, क्या वो अप्रोच वाइज है। तो ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था, जितने भी लिटरेचर रिव्यू किए हैं, जितने भी लिटरेचर हम पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिला होगा। तो उस कैटेगरीज को आप थीम बना के, थीम वाइज आप लिटरेचर रिव्यू एक टाइटल दे के उसके बीच में जितने भी किताबें या जर्नल आर्टिकल पढ़े हैं उसको दे सकते हैं। फिर दूसरा थीम, जितने भी आप स्पेशलाइज किताब पढ़े हैं, जर्नल आर्टिकल पढ़े हैं, उसका रिव्यू आप कर सकते हैं। उसके बाद जब इस प्रकार से आप सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें शुरू से ही बात कर रहा हूं। अगर इस प्रकार से आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको 3 चीज मिलेंगे। पहला चीज तो मिलेगी आपको रिसर्च के, दूसरा जो प्रीवियस स्टडीज होंगे, जो मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको मिले, और तीसरा
अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा जिसके लिए आप रिसर्च करेंगे। तो लास्टली आप एक समरी के साथ एक की आर्गुमेंट देंगे कि आप आर्गुमेंट क्या देंगे कि हमने अपने शोध कार्य के लिए इस प्रकार से हमारा लिटरेचर रिव्यू ऑर्गेनाइज था और ये सब थिंग पाएगा और इस सब थिंग के साथ हमने लिटरेचर रिव्यू किया और उसमें हम ये जस्टिफाई करेंगे इसमें रिसर्च गैप हमने क्या पाया और इसलिए हम इस रिसर्च गैप को लेके या प्रीवियस स्टडीज में जो मेथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे उसको मद्देनजर हम ये नया स्टडी करने जा रहे हैं। तो 3 चीज होना चाहिए, एक तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद एक बॉडी होना चाहिए, उस बॉडी में भी हेडिंग और सब हेडिंग होना चाहिए और लास्ट में एक समरी होना चाहिए हमारा लिटरेचर रिव्यू का। इस प्रकार से हम अपने थीसिस में या रिसर्च प्रोजेक्ट में अपना लिटरेचर रिव्यू को पेश कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे रिसर्चर हम पूछते हैं कि भाई जो हम लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं उसको ऑर्डर कैसे करें। तो पहला एक तरीका है कि इसका डिस्टेंस टू क्लोज, एक बड़े दायरे से शुरू करके एक छोटे दायरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। मान लीजिए कि समवन इज अंडरटेकिंग रिसर्च, कोई भी एक स्कॉलर है जो पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश पे स्टडी कर रहा है, तो उसका जो रिव्यू का जर्नी वो कहाँ से शुरू होगी, उस लिटरेचर से शुरू करेगा वो जो कि पंचायती राज इन इंडिया के बारे में बात करता है। पंचायती राज इन इंडिया के में से रिलेटेड जितने भी स्पेशलाइज किताब है या फिर जर्नल आर्टिकल है, रिसर्च बेस्ड जर्नल आर्टिकल है, वहां से उसका जर्नी शुरू होगा। उसके बाद वो आएगा पंचायती राज इन मध्य प्रदेश से रिलेटेड लिटरेचर है या जो किताबें हैं जर्नल आर्टिकल है उसको सर्वे करेगा और लास्टली पंचायती राज इन ट्राइबल एरिया जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो लिटरेचर है या जर्नल आर्टिकल है उसको स्टडी करेगा। तो एक बड़ा दायरे से छोटे दायरे को तरफ जब हम अग्रसर होंगे तो इजीली हमको वो रिसर्च गैप मिल सकता है और हमको अपने आप हमारा जो नया रिसर्च है उसको जस्टिफाई करने में आसानी होती है। उसका जो दूसरा तरीका है क्रोनोलॉजिकल, एक समयबद्ध तरीके से हम लोग अपने लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर कोई पॉवर्टी रिलेटेड स्टडी कर रहा है, पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड स्टडी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो 1970s से जो स्टडी शुरू हुई थी पॉवर्टी एस्टिमेशन का, उसका लिटरेचर रिव्यू करेगा, उसका एस्टिमेशन को प्रोसीजर को एनालिटिकली एनालाइज करेगा। उसके बाद 90 के दशक में जो स्टडी हुआ उसको एनालाइज करेगा और लास्टली अभी 2010 के बाद जो एस्टिमेशन का जो को लेके जितने भी किताबें और जर्नल आर्टिकल लिखे गए उसको एस्टिमेट करेगा और उसी स्टडीज से वो एक रिसर्च गैप निकाल के, मेथोलॉजिकल प्रॉब्लम निकाल के फिर एक नया एस्टिमेशन को लेके वो अपना रिसर्च करेगा। तीसरा जो प्रक्रिया है वो है अप्रोच वाइज या थ्योरी वाइज भी हम लोग अपने रिसर्च को ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अग्रेरियन लेबर रिलेशंस पे अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें देखा गया है कि 3 प्रकार का अप्रोचेस से मैं स्टडी किया गया ऑल ओवर इंडिया में। कुछ स्टडी जो है न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक अप्रोच में स्टडी किए गए हैं, कुछ स्टडी जो है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को यूज करके स्टडी किए गए हैं, कुछ स्टडी जो है सोशल इंटरेस्ट अप्रोच को यूज करके स्टडी जो है किताबें लिखी गई है, जर्नल आर्टिकल लिखे गए। तो मैं क्या करूंगा, पहले उन स्पेशलाइज किताब को या उन जर्नल आर्टिकल को रिव्यू करूंगा जो न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक अप्रोच को लेके स्टडी हुआ है। उसको रिव्यू करने के बाद मैं आऊंगा मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के अंदर जितने भी किताबें लिखी गई है, जितना भी रिसर्च आर्टिकल लिखे गए हैं, जितना भी रिपोर्ट्स लिखे गए हैं उसको मैं एनालाइज करूंगा। उसके बाद पाऊंगा मैं सोशल इंटरेस्ट अप्रोच से रिलेटेड जितने भी किताबें हैं, जितने भी जर्नल आर्टिकल है, उन सब का मैं एनालिसिस करूंगा और वहां से मैं एक रिसर्च गैप और मेथोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी निकाल के अपना एक न्यू अप्रोच मैं दे सकता हूं अपने स्टडी के लिए या मेरा थीसिस के लिए या रिसर्च। तो इस प्रकार से हम लोग लिटरेचर रिव्यू करने के बाद अपने रिसर्च को स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि शोध में कभी भी लिटरेचर रिव्यू को आप लाइटली मत लीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि जो व्यक्ति लिटरेचर रिव्यू को अच्छा से कर लेता है, यानी कि अपने पीएचडी का जो पहला 6 महीना है, उस वर्ग के बाद जो पहला 6 महीना है, अगर अच्छा लिटरेचर रिव्यू में वो अपना समय देता है तो जो आगे की रिसर्च की जर्नी है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। और यही प्रोसेस आपकी, अगर कोई फैकल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है यूजीसी के लिए, आईसीएसआर के लिए, यही प्रोसेस लागू होता है। वो फैकल्टी अगर पहले 6 महीने सारे जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है
अपने विषय में उसको एक गहन अध्ययन करता है तो उसको रिसर्च गेट मिलता है, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी मिल जाते हैं, एक बढ़िया स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्टिव्स मिल जाता है और अपने रिसर्च को बहुत अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्शनलाइज कर सकता है। और जैसे कि मैंने बताया था, इस प्रकार से अगर आप एक रिगोरियस लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको अपना रैशनल ऑफ द स्टडी मिल जाए, जिसको हम लोग जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी कहते हैं। कभी कभी हम लोग जब आरटीसी में बैठते हैं या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं किसी फंडिंग एजेंसी में, तो वो हमको पूछ लेते हैं कि अच्छा ये आप इस पे पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज मध्य प्रदेश में स्टडी करना चाहते हैं, इसमें नया क्या करेंगे आप। जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आपका लिटरेचर रिव्यू रोबस्ट होगा तो आप बता सकते हैं कि पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज मध्य प्रदेश में इस प्रकार से स्टडीज हुए हैं और ये 12-13 व्यक्ति थे, इस प्रकार का स्टडी किया गया है और जो स्टडीज हुआ है उसमें इस बिंदु पे स्टडी हुआ है और ये जो मेरा जो टॉपिक है उस पर कोई काम नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं ये छूटा हुआ जो एरिया है, जो रिसर्च गैप है, इसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन का चांसेस वो ज्यादा है। और ना केवल जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, अगर आप अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो अच्छे लिटरेचर रिव्यू से आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक पंचायती राज ट्राइबल एरियाज मध्य प्रदेश में स्टडी किया है और 4 ऑब्जेक्टिव को लेके किया है, तो आप जब स्टडी करेंगे वो 4 ऑब्जेक्टिव को छोड़ देंगे और दूसरा 3 या 4 ऑब्जेक्टिव आप आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी लिटरेचर रिव्यू हेल्प करता है। जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमको हमारा जो नया स्टडी है उसका रिसर्च डिजाइन क्या होगा, क्या वो डिस्क्रिप्टिव हो गया, क्या वो एक्सप्लोरेटरी होगा, क्या वो एक्सप्लेनेटरी होगा, ये तय करने के लिए भी हमको लिटरेचर रिव्यू बहुत मदद करता है। और जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं डिफरेंट स्टडीज की जो डिफरेंट विद्वान लोगों ने किया है हमारे स्पोर्ट, उनका मैथोलॉजी के हम लोग गहन अध्ययन करते हैं और हम लोगों को ये मौका मिलता है कि कौन कौन से मैथोलॉजी अप्लाई करके उन्होंने स्टडी किया और उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था और उनका फाइंडिंग्स क्या है। तो हमको पता चल जाता है कि ये जो मैथोलॉजी जो पूर्व में यूज किया गया वो सही है कि नहीं। अगर वो मैथोलॉजी सही नहीं है तो हमको एक मौका मिलता है कि एक अल्टरनेटिव मैथोलॉजी यूज करके उसमें स्टडी करें। लेकिन अभी हमारा सोशल साइंस रिसर्च में ये देखा जा रहा है कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं सब लोग सर्वे कर रहे हैं, लेकिन ये एक भेड़ चाल है, इससे बचना चाहिए। अगर हमारा जो रिसर्च इशू है उसको अनफोल्ड करने के लिए, हमारा रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर सर्वे अगर एडेक्वेट नहीं है तो सर्वे नहीं लगाना चाहिए। और केवल सर्वे से अगर काम नहीं हो रहा है तो उसके साथ साथ और कोई क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जैसे फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, उसको साथ में रखना चाहिए। तो मेथोलॉजी भी हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है जब हम अच्छे से एक लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उसके साथ साथ हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हमारा डाटा कलेक्शन टूल क्या होगा, हम सर्वे यूज करेंगे, आप इंटरव्यू शेड्यूल यूज करेंगे या क्वेश्चनियर यूज करेंगे, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज करेंगे या केस स्टडी यूज करेंगे, ये भी आप तय कर सकते हैं कि अच्छे लिटरेचर। कुछ अंत में कुछ 5-1 मिनट में कुछ प्रैक्टिकल से सजेशन देना चाहता हूँ। मेरा जो 15-16 साल का जो रिसर्च की जर्नी है उसमें मैंने देखा है कि जो जितने भी लिटरेचर हमको शोध के लिए मिलते हैं उसमें सबसे जो नया होता है वो वर्किंग पेपर्स होता है। वर्किंग पेपर्स वो होते हैं जो रिसर्च करते वक्त रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में लोग मेथोडोलॉजी को तय करने के लिए एक सेकेंडरी लिटरेचर सर्वे करके, कुछ सेकेंडरी एनालिसिस करके, एक मेथोडोलॉजी प्रपोज करके, ये जो 10 या 15 पेज का एक वर्किंग पेपर्स है, डिफरेंट प्रोफेसर्स के बीच में, डिफरेंट स्कॉलर के बीच में उसको सर्कुलेट करते हैं और उनसे सजेशन इनवाइट करते हैं कि ये स्टडी हम करने जा रहे हैं और इस प्रकार की हमारा मेथड। तो वर्किंग पेपर्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आज के समय में किस प्रकार का रिसर्च रिलेवेंट है। तो सबसे जो नया लिटरेचर होता है वो वर्किंग पेपर्स होता है। उसका अलग अलग नाम से मिलते हैं, वो ओकेजनल पेपर्स कभी कभी बोला जाता है उसको, कभी कभी पॉलिसी पेपर्स बोला जाता है।
ठीक है। वर्किंग पेपर्स, पॉलिसी पेपर, ओकेजनल पेपर सबसे नया होता है। उसके बाद जो प्योर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स होते हैं उससे थोड़ा पुराना होता है कि जर्नल आर्टिकल लिखने के लिए कम से कम आपको 5-6 महीने का समय लगता है, जो पब्लिकेशन की प्रक्रिया में आपको 3-4 समय लग जाता है। तो आज मैं अगर एक जर्नल आर्टिकल लिखा हूँ, रिसर्च पे जर्नल आर्टिकल लिखा हूँ, तो उसको कोई जर्नल में पब्लिश होने के लिए गया तो 6 महीने के बाद वो पब्लिश होगा या फिर 1 साल के अंदर वो पब्लिश होगा। लेकिन मैं अगर आज कोई स्टडी कर रहा हूँ कोई फंडिंग एजेंसी के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट सबमिट होगा, लिखने में उसको 2 साल लग जाएंगे, फिर उसका रिव्यू होगा, कमेंट्स आएंगे, फाइनल करते करते 3 साल होगा। और उस रिपोर्ट की फॉर्म से मैं इसको जब किताब में कन्वर्ट करूंगा तो अमूमन रिसर्च करने के बाद 2-3 साल और लग जाते हैं। तो सबसे पुराना होता है बुक, उससे थोड़ा पुराना होता है जर्नल आर्टिकल्स, नहीं उससे थोड़ा नया होता है जर्नल आर्टिकल, और सबसे नया होता है वर्किंग पेपर्स। तो अगर आप रिसर्चर हैं या फिर फैकल्टी है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर इशू पे आप वर्किंग पेपर्स को पढ़ना शुरू करिए, कोई पर्टिकुलर इशू में आप पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स शुरू कीजिए, कोई स्पेशलाइज्ड किताब आप पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये रिसर्चर को इसलिए बता रहा हूँ कि एज ए रिसर्चर एक भारी भरकम स्पेशलाइज्ड बुक को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता होता है। तो उसके लिए अगर आप सबसे पहले वर्किंग पेपर पढ़ेंगे जो कि 10-15 पेज का होता है, या जर्नल आर्टिकल पढ़ेंगे जो 15-20 पेज का होता है, तो एक किताब पढ़ने के समय में आप 4-5 जर्नल आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और बहुत सारा पर्सपेक्टिव आपका डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ, सबसे पहले वर्किंग पेपर्स पढ़िए, फिर जर्नल आर्टिकल्स पढ़िए, उसके बाद जो आपकी सुपरवाइजर और सब्जेक्ट अफसर बता रहे हैं, कुछ जो क्लासिक है, जो स्पेशलाइज्ड किताब, उसको पढ़ना ही है 10-12 किताब, तो उसको पढ़िए और एक रोबस्ट लिटरेचर रिव्यू आप अपने स्टडी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो टिप्स देना चाहूंगा हमारे जो श्रोता हैं यहाँ पे, कभी भी जितना भी मटेरियल कलेक्ट किए हैं उस सभी को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या आपकी सुपरवाइजर है, उनका सलाह लीजिए। हो सकता है आपके पास 3 किताब है, लेकिन 3 किताब अगर एक जैसे ही है तो 3 किताब को पढ़ना जरूरी नहीं है। आप तीनों में से एक जो सबसे बेस्ट है उसको पढ़ लीजिए। आपके पास अगर 7-8 ऐसे जर्नल आर्टिकल है जिनका ऑब्जेक्टिव एक जैसा है और फाइंडिंग एक जैसा है, तो 7 को पढ़ेंगे तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी उस सब चीज को पढ़ चुके हैं, उनके पास अगर पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे किसको पढ़ना है या किसको छोड़ना है। तो फिल्टर बहुत जरूरी है, जो भी आपका कलेक्शन है लिटरेचर का, उसमें फिल्टरिंग बहुत जरूरी है। इसमें आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया मेरे प्रेजेंटेशन में, अगर शोध के लिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते लिखना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आप लिटरेचर रिव्यू अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये आदत डालिए, पढ़िए, उसके साथ साथ एक लॉगबुक अपने पास रखिए। आपके पास टैब है या आपके पास लैपटॉप है, अगर ये सब नहीं है तो कॉपी है, उसमें लॉगबुक बना के आप रिसर्च के लिए आप अपना लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। आजकल एक नया बीमारी आ गया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट का ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो हमारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि सर मेरे पास 40 की किताब इकट्ठा हो गया है, मेरे पास 150 आर्टिकल इकट्ठा हो गया है। तो मित्रों, इकट्ठा होने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। इकट्ठा करके उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका निचोड़ निकाल के उसमें से आपको रिसर्च गैप, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स निकालना पड़ेगा, तब जाके अपना नया रिसर्च को आप जस्टिफाई कर सकेंगे। और हमेशा एक पर्सनल नोट टेकिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। ये जो मेरा 15-16 साल का जो मेरी रिसर्च जर्नी है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कभी भी किसी भी पढ़े हुए चीज को बिना लिखे छोड़ते नहीं। और इसका जो लाभ हमको मिला कि हम इतने साल से जो पढ़ रहे हैं, तो एक बार पढ़ा हुआ किताब को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ रहा, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है और उसका 7-8 नोट पेज का एक नोट तैयार है। तो जब जरूरत पड़ता है उसको 7-8 पेज का नोट पढ़ लेते हैं और वहां से एक पैराग्राफ हम निकाल लेते हैं अपने लिटरेचर। तो एक सीरियस रिसर्च स्कॉलर को पर्सनल नोट टेकिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, चाहे वो आप अपने कॉपी किताब में डेवलप करें, चाहे आप अपना लैपटॉप में डेवलप करें, फाइल्स बना के अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए, अलग अलग टॉपिक के लिए। इस प्रकार से करेंगे तो जब आप फ्यूचर में रिसर्च करेंगे तो ये आप जो पुराना मेहनत है वो बेकार नहीं आएगा और
वो जो लिटरेचर आपने कलेक्ट किया हुआ है वो जरूर आपको अपने आगे की जो रिसर्च जर्नी है उसमें हेल्प करेगी। अभी एक नया बीमारी आया है, नया तो नहीं कह सकता, ये जो जब से ये इंटरनेट आया है उसमें हमारा जो कॉपी पेस्ट का बहुत बीमारी आया है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी थीसिस में एक लिटरेचर रिव्यू है, उसका लिटरेचर रिव्यू को कॉपी करके अपने थीसिस में यूज करते हैं। तो ये मेरा डिस्कशन सेशन सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि लिटरेचर रिव्यू करना कितना डिफिकल्ट है। एक व्यक्ति ने एक स्पेशलाइज किताब को पढ़ा, पहले उसको 7-8 पेज का नोट डेवलप करी, उसके बाद उसको आधा पेज पे लाया, उसको फिर एक पैराग्राफ में लाके अपने थीसिस में यूज किया। और आप जब लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं अपने थीसिस के लिए, एक पैराग्राफ को लाके आपने उसको पेस्ट कर दी। तो ये जो इसको मैं ग्रैंडफादर्स रिव्यू बोलते हैं कि कोई दूसरा अपने यूज के लिए किया था उसको आप उधार लाके कर रहे हैं, जो कि यूजलेस है। तो ये ग्रैंडफादर्स रिव्यू नहीं होना चाहिए एक रिसर्च की जर्नी में। अगर आपको एक अच्छा रिव्यू करना है, आप 20 की जगह 10 किताब का रिव्यू कीजिए, लेकिन खुद कीजिए, तब जाके जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा डेवलप होगा और उसमें आप रिसर्च गैप भी निकाल पाएंगे, मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स निकाल पाएंगे और अपना एक नया स्टडी जब प्रपोजल लिखेंगे या फिर सिनॉप्सिस लिखेंगे वो इतना अच्छा होगा कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना। और हमारा सोशल साइंस में ये देखा गया है कि कोई भी एक बड़ा आदमी अगर कोई किताब लिखा है या जर्नल आर्टिकल लिखा है तो उसको हम क्रिटिकली नहीं देखते। हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये बड़ा आदमी लिखा है तो सही लिखा होगा, मतलब ये सही होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप रिसर्चर हैं तो किसी भी जर्नल आर्टिकल को, किसी भी किताब को आपको क्रिटिकली देखना है। अगर उसमें मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना। अगर ऑथर ने ऑब्जेक्टिव्स 5 बताया और उसके चैप्टर्स में सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स का जो उसको लेके उसका आंसर है तो ये इसका क्रिटिक होना चाहिए। तो जब आप अपनी एकेडमिक लाइफ में ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्रिटिकली जो देखने का एक नजरिया डेवलप होगा तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको एकेडमिक्स में आगे ले जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा जो लगभग 1 घंटा 20 मिनट का ये जो डिस्कशन सेशन था, तो मुझे लगता है कि जो 15-16 साल का मेरा जो रिसर्च का अनुभव है उसमें जो लिटरेचर रिव्यू हम लोग जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में करते हैं और नया रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में करते हैं, अगर आप भी अपने रिसर्च के क्षेत्र में अगर कोई फैकल्टी है, यहाँ एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं या फिर आप एक रिसर्च गाइड है, आपका रिसर्च स्कॉलर को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू इस प्रकार का होता है स्कूल में, तो मेरा जो ये डिस्कशन सार्थक हुआ। और आपको धन्यवाद। और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच थापन सर। प्रतिभागियों से निवेदन है कि यदि आपको सर से कोई प्रश्न पूछना है तो इतने इम्पोर्टेंट रिव्यू ऑफ लिटरेचर को इतनी सरल भाषा में सर ने बताया, फिर भी आपके दिमाग में आप कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सर से। एनी क्वेश्चन? पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि यदि वो तापस सर से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम। मुझे लगता है सर। हाँ जी हेलो। सर। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय डावर हाँ है, सर। गवर्नमेंट आदर्श कॉलेज उमरिया से। सर से मेरा एक क्वेश्चन है सर कि सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए अगर मुझे कोई साइट या कुछ जो अगर चेक करनी हो तो मुझे या कोई बुक का मतलब मैं जो किस बुक को रेफरेंस के रूप में ले तो थोड़ा अगर उसके बारे में अगर आप जानकारी दे सके तो। जी विजय जी, आपका क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि किस विषय से आपका लिटरेचर चाहिए, किस विषय पे आपको लिटरेचर चाहिए। सर मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे जो एसटी वाले जो हैं उन पे मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करने की मतलब कोशिश है तो उससे रिलेटेड जिससे क्योंकि मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसे क्योंकि लाइब्रेरी में सर इतनी बुक अवेलेबल नहीं हो पाती है जैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज में है और तो वहां पर क्या है कुछ बुकें या जर्नल की कुछ शॉर्टेज होते हैं। तो अगर मैं कुछ साइट विजिट करना चाहूँ या मैं कोई सी बुक अगर तो मैं उसको किस तरीके से वो करूंगा, तो मेरा ये क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी समस्या को। अमूमन ये जो हम लोग जब कोई
रूरल बेस ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं जिसमें कोई बड़ा लाइब्रेरी नहीं होता है या ई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं होता है, तो इस प्रकार का समस्या आती है। आप एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको लिटरेचर चाहिए, शेड्यूल ट्राइब की एंटरप्रेन्योरशिप से। जी जी ना, तो आप एक काम कीजिए कि आपके पास अगर कोई बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें जे स्टोर का सब्सक्रिप्शन है, लिख लीजिए जे स्टोर और एप्सको करके 2 बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस है। जे स्टोर और एप्सको। हाँ, तो ये डेटाबेस में जाके आप इससे रिलेटेड, आप जैसे कि मैंने बताया कि आप बुलियन लॉजिक यूज करके, आप सर्च वर्ड यूज करके या फिर इसका पर्यायवाची यूज करके आप लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई समस्या हो, मेरा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, TAPAS तापस, सर TAPAS हाँ 273 @gmail.com gmail.com। इसमें अगर आपका टॉपिक आप लिख के देंगे तो मैं आपको कुछ, हमारा जो लाइब्रेरी है उसमें जेस्ट और एप्स को जैसे सुविधाएं हैं, आपको मैं कुछ मार्गदर्शन कर सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सेशन सर काफी अच्छा रहा, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है रिसर्च में और मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करना चाहता हूँ, लेकिन सर वो ऐसा होना चाहिए कि जो यूजफुल रहे सोशल समाज के लिए या देश के लिए, वरना रिसर्च का कोई महत्व नहीं निकलेगा। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं कुछ करूं तो ऐसा हो कि जो समाज के देश के काम आए। मैं इसलिए थोड़ा सा इसको गंभीरता से ले रहा हूँ। बिल्कुल विजय जी, आप जरूर कीजिए। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? मुझे लगता है सर अब किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछना है आपसे। आज का जो लेक्चर रहा रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर, रियली बहुत ही अच्छा रहा और सभी ने बहुत ध्यान से सुना और किस तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर को इकट्ठा करना है इसको आपने बहुत ही स्टेप वाइज बताया। सबसे ज्यादा लोगों को कठिन यही लगता है कि हम कैसे इकट्ठा करें, कैसे ढूंढे, कैसे पढ़े। तो जो आपने स्टेप वाइज बताया सब वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और मैं यहाँ प्रतिभागियों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी हमारा लाइव वीडियो यूट्यूब पर चल रहा है और साथ में हमने आप उसको कभी भी देख सकते हैं, तो आप उसको देखिए। यदि आपको सर का इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर पसंद आया है तो आप उसको लाइक भी कीजिए। और बहुत अच्छा सर आपका लेक्चर है, लोग बार बार उसको देखना चाहेंगे। मैं स्वयं उसको कई बार देखना चाहूंगी क्योंकि इतना इंफॉर्मेटिव लेक्चर है और रिव्यू ऑफ लिटरेचर को जिस सरल तरीके से और स्टेप वाइज आपने ढूंढने का तरीका बताया है वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर। मैं अर्चना मैडम को धन्यवाद के लिए